हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और ये लास्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। रिक्वेस्ट वही है, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको बायो के फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के टेस्ट मिलेंगे जो आप 21 जनवरी को होना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड करके देख लेना, सब कुछ फ्री है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको पता रहे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको टेस्ट का सिलेबस, कब क्लासेस होनी है कब नहीं होनी, वो पता लग जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इससे पहले अपन लेक्चर्स कर चुके हैं, उनके अंदर अपन ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग। आज के लेक्चर में उसको अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मेरे से एक गलती हुई थी और मैंने वो कमेंट के अंदर डाल भी दी थी कि मेरे से यहां पर गलती हुई है, वो मैंने बता भी दिया था, लेकिन मैं उसको ठीक कर लेता हूं उस गलती को, है ना। गलती यहां हुई थी मेरे से, जब अपन निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, एक मिनट इनको हाइड कर देता हूं मैं। घेरा हुआ एटम में जब हाइड्रोजन हो, अपन हाइब्रिडेशन, अपन इनके बॉन्ड निकाल रहे थे, ठीक है। इनकी आकृति किस प्रकार की होगी वो अपन निकाल रहे थे, ज्योमेट्री किस प्रकार की होगी। तो मैंने कहा था घेरा हुआ एटम अगर हाइड्रोजन हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन कर दो ना, हाइड्रोजन की संख्या को माइनस कर दो। जैसे यहां पर मैंने किया था कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के पास में 4 होते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 0। मतलब क्या, यहां पर लोन पेयर कोई नहीं है, तो AB4L0 अपन ने कर दिया था। फिर अपन ने NH3 की बात करी थी। नाइट्रोजन जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं भैया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो 5 में से 3 माइनस करूंगा, कितने आ गए, 2 आ गए। मैंने यहां पर क्या कर दिया, AB3L2 कर दिया, जबकि यहां पर AB3L2 नहीं होगा। यहां पर जो 2 आए हैं ना, वो क्या आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। 2 क्या आए हैं यहां पर, ये 2 जो आए हैं वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और आप सबको पता है एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो यहां पर जब अपना फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, AB3L1 बनेगा, ना कि AB3L2। अब इसका देख लेते हैं शेप क्या आएगा, ठीक है। इसका शेप बनेगा, ज्योमेट्री जो बनेगी, AB3L1, AB3L1, AB3L1 ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा ना, ट्राइगोनल पिरामिडल है ना। ये यहां मेरे से गलती हुई एक तो, और एक गलती और हुई है, वो भी ऐसी गलती है बस, ट्राइगोनल पिरामिडल। मैंने अपलोड करते ही वो अपडेट कर दिया था, वैसे तो जिसने देखी होगी उसको पता है। NH2 नेगेटिव, इसमें भी गलती हुई है, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, माइनस तो कर दो, 2 कर दो। ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो +1 कर दो। आंसर कितना आएगा, 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 जो आए हैं वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं जी। क्या है ये, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक लोन पेयर के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर कितना होगा, यहाँ पर एक ही होगा, तो AB2L1 आएगा ना, AB2L2 नहीं, AB2L1। यहां से अपन देख लेते हैं इसका, AB2L1 बैंड शेप होता है, AB2L1 बैंड शेप, ठीक है। चलो यहां पर बस अब सही हो गया ना, AB2L1। वो अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन को 2 लोन पेयर मांग लिए, वो वहां पर थोड़ी सी गलती हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता ही दिया था। अपन पढ़ रहे थे क्या, अपन पढ़ रहे थे संकरण के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे ना, हाइब्रिडेशन की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, संकरण के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने बॉन्ड एंगल कर लिया है जी। अगली जो एप्लीकेशन है वो क्या है, संकरण में उपयोग हुए डी ऑर्बिटल का प्रकार कैसा है ना। संकरण में जो डी ऑर्बिटल यूज हुआ है उसका प्रकार कैसा है, ये वाला अपन को पढ़ना है। फिर अपन विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करेंगे, फिर अपन ठोस अवस्था में कुछ मॉलिक्यूल का संकरण देखेंगे, फिर अपन एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल की बात करेंगे, और अपना संकरण जो समाप्त हो जाएगा। चलो जी बात करते हैं अपन किसकी बात करते हैं। उम्मीद मैं यही करता हूं कि आपने ये सारे निकाल लिए होंगे, ठीक है। चलो कर लेना भाई, है ना, जिसको इच्छा हो कर लेना, वरना रहने देना। संकरण में उपयोग हुए डी ऑर्बिटल का प्रकार की बात करते हैं ना। क्वेश्चंस ये वो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर से करना। मेरे तो यही बोलना है, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ, और एक बात और बोल दूं भाई, थोड़ा सा अपना जो बोलने का जो तरीका है वो कुछ लोग जो है वो सुधार ले में, सही नहीं लगता ना। मैं आपको फिर ग्रुप में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बोलूँगा तो वो थोड़ा सही नहीं लगेगा ना। हाँ वरना मैं फिर रिमूव कर दूंगा, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो रिमूव कर दूंगा ना। मैं भी क्यों सुनूंगा भाई तुम लोगों की, है ना। तो थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा सा ठीक कर लो, और जरा ऐसे ऑर्डर मत दिया करो, ठीक है। हम भाई ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा सा सुधार लो बस। चलो संकरण में उपयोग हुए डी ऑर्बिटल का संकरण पर प्रकार देखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका भैया, मतलब देखो ध्यान से, अगर आपके पास में जो संकरण आया है वो sp3d आया है, अगर आपके पास में संकरण कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूं। संकरण अगर sp3d आया है
तो उसके अंदर डी कौन से प्रकार का है ये पूछ रहा है जी। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि डी अलग अलग है। ठीक है, डी के पास कितने कमरे हैं जी? 5 कमरे हैं। हर कमरे का क्या है? एक नाम है। ठीक है, बिल्कुल भैया नाम तो है। मैं कह रहा हूं यहां पर sp3d आया है, तो आप ये बताओ ये डी कौन सा वाला है, कौन सा कमरा है डी का? ठीक है, तो अगर sp3d आए ना तो वो होगा dz² होगा। वो डी कौन सा होगा? dz² होगा। बोले भैया ठीक बात है ये तो आपकी। मैंने कहा कि अगर sp3d2 आए तब sp3d2 अगर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन आई है तो इसमें 2 डी आए हैं। वो डी आए कौन कौन से हैं वो बताइए। तो एक डी तो आपका dz², वो तो है ही है। ठीक है, पहला डी वो तो ये आएगा, और दूसरा कौन सा आ गया? dx²y², ये आ गया। ठीक है, आप बोलोगे भैया अगर sp3d3 अगर हाइब्रिडेशन आई है तब वो डी कौन कौन से होंगे? 3। भैया ने कहा कि एक पहला वाला तो dz² होगा ही होगा, दूसरा वाला dx²y² होगा, और तीसरा आपका dxy होगा। खत्म हो गया जी। कॉन्सेप्ट इतना ही था, इतना ही कॉन्सेप्ट था, हो गया खत्म। ठीक है, एक बार वापस देख लेंगे, फिर अपन क्वेश्चंस कर लेंगे और खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई के पास में, अगर आपने के पास में हाइब्रिडेशन आई है sp3d, मतलब ठीक आ गई आई, अगर उसमें sp3d आई है तो d कौन सा होगा? तो आप कहोगे भैया पहला d है तो dz² होगा। मैंने कहा अगर sp3d2 आए तो, मैंने कहा कि पहला तो dz² था, दूसरा आया है तो कौन सा होगा? dx²y² आ जाएगा। फिर मैंने कहा sp3d3 है तब क्या होगा? कौन कौन से d होंगे? तो पहला तो dz² था, वो तो है ही है, उसके अलावा dx²y² वो है, और तीसरा है dxy। बस खत्म हो गया। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन कैसा था। SF6 के निर्माण के दौरान S के संकरण में d ऑर्बिटल का कौन सा प्रकार उपयोग हुआ है? SF6 के अंदर इसके अपन सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे, उसके बाद अपन को पूछा कि d ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, वो अपन को पूछा गया है। सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे? हाइब्रिडेशन SF6 की। SF6 की हाइब्रिडेशन। S जो है इसके कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? इसका होता है आपका 6। ओके 6। फ्लोरीन के कितने? 7। कितने फ्लोरीन है? 6। ठीक है, तो 7 गुना 6 कर देंगे बटा 8। ठीक है, तो 7 को 6 से गुना कर दो भाई, कितने आ जाएगा? ठीक है, तो 7 6 कितना होता है? 7 पंजे 35, 7 6 42, 42 और 6 48, 48 कर देंगे। 48 बटा 8। ठीक है, 8 6 48, तो पूरा पूरा भाग गया, मतलब क्या जाएगा? AB6L0, AB6L0 ये फॉर्मूला है अपना। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़ते हैं तो 6 + 0 बराबर क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, और 6 के लिए अपन हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं? ये देख लो भाई, 6 के लिए अपन हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं? sp3d2। बस खत्म हो गया। हाइब्रिडेशन निकालनी तो मैंने सिखाई रखी है भैया, आपको पिछले लेक्चर में सिखा दी थी अच्छे से। sp3d2, sp3d2, sp3d2 जब आती है, अपन पूछा क्या है कि इसमें d ऑर्बिटल का कौन सा प्रकार यूज हुआ है, प्रयोग में कौन सा d ऑर्बिटल का कौन सा प्रकार प्रयोग में लिया गया है। तो sp3d2 जब हाइब्रिडेशन आती है तो कौन सा होता है sp3d2 में? एक तो dz² होगा, एक तो dz² टाइप का आपका d ऑर्बिटल है, और दूसरा है आपका dx²y²। ये खत्म हो गया जी। बस ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको? ये पूछा कि SF6 जब बन रहा है, SF6 जो बन रहा है मॉलिक्यूल, इसके अंदर d ऑर्बिटल जो है वो कौन से प्रकार का यूज हुआ है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? हाइब्रिडेशन निकाल लो। उसके बाद में करना क्या है आपको? बस वो देख लो, ये देख लो। अगर sp3d हुआ तो dz², sp3d2 हुआ तो dx²y², और अगर sp3d2 हुआ तो d3 हुआ तो dz², dx²y² और dxy। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। Xgf6 है, करते हैं इसको भी। Xg के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इन प्लस फ्लोरीन 6 है, तो 7 गुना 6 कर दूंगा मैं। 7 6 42, 42 और 42 + 8 कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे ना। 42 + 8 50 हो जाएंगे। 50 50 बटा 8 कितने हो जाएंगे? यहां पर अपन भाग देंगे 50 में 8 का, तो 8 8 6 48, 2 बच गए। ठीक है, तो 6 क्या आ गया आपका? AB6। ठीक है, तो आ गया बॉन्ड। ठीक है, और जो शेष फैलाता है, उसमें अपन 2 का भाग दे देते तो कितना आ जाता है? 1 आ गया, L1। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, AB6L1 इसका क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। अब 6 + 1 बॉन्ड प्लस लोन पेयर को जोड़ दो। 6 + 1 को जोड़ा मैंने तो 7 आ गया, और साथ में अपन की जो हाइब्रिडेशन आती है वो क्या आती है? sp3d3 आती है। और sp3d3 के अंदर कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं? कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं? वो होते हैं आपके dz², dx²y², और उसके अलावा dxy। ये वाले हैं जी। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस इस तरीके से सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, एक और कर लेते हैं। Xgf4 को कर लेते हैं। वही 8 +
सॉरी 8 गुना कर दिया हमने, 8 प्लस मतलब जो जिन्हें ना आपकी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8 होते हैं, प्लस फ्लोरीन के साथ गुना 4 कर दो क्योंकि 4 फ्लोरीन है, ठीक है बेटा 8 कर दो, ठीक है 28, 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 36, ठीक है 36 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 32 4 आ गए, चलो AB4 L कितना आ जाएगा 4, शेषफल 4 है, 4 में अपन 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, L2 AB4 L2 यहां पर क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, 4 प्लस 2 को जोड़ेंगे, ठीक है बॉन्ड और अपन लोन पेयर को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6 में कौन सी हाइब्रिडेशन होती है sp3d2 होती है, और जब sp3d2 आती है तो d ऑर्बिटल कौन से यूज होते हैं, वो आपका dz² है और dx² y² है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा तो आपके दिमाग में एक जगह की चीजें बैठ रही होंगी, बहुत आसान है जी। अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालनी थी, VSEPR समझिए तो हाइब्रिडेशन आ गई, हाइब्रिडेशन समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, बस खत्म हो गई बात है ना। IF7 का और देख लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं चलो। जो आपकी I है आयोडीन, ठीक है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, फ्लोरीन के भी कितने होते हैं 7, कितने फ्लोरीन है 7 ही फ्लोरीन है क्या, 7 कर दो तो फिर है ना, 7 7 49 49 और 7 49 और 7 कितने होते हैं 7 तो 8 56 ही कर लेते हैं ना, 8 हो गए ना 7, ठीक है तो 56 56 में 8 का भाग दो, 8 7 56 एक ही है क्या, अरे 8 7 56 ही होते हैं क्या, 8 पंजो 40 8 चुकू 48 48, ठीक है 56 ही होते हैं भाई, पूरा पूरा भाग गया। AB7L0 यहां से क्या आ गया आंसर कितना आ गया 7 आ गया, 7 में क्या बनता है sp3d3 बनता है, और sp3d3 के अंदर कौन कौन से यूज होंगे वो आपके हैं dz² dx² y² और एक हो गया आपका dxy, ये वाले आपके d ऑर्बिटल यूज हुए हैं। बस इस तरीके से आप निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल लोगे, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो आपकी एप्लीकेशन है हाइब्रिडेशन की वो क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के संकरण की बात करेंगे। ये क्या चीज है ध्यान से देखना भाई है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 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 कोई मॉलिक्यूल है, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड बने हुए हैं, बिल्कुल भैया मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड तो बने हुए होंगे। जैसे आप CH4 को देखो, CH3 को देखो, इस बॉन्ड को देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो, इस कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया 4 होते हैं कार्बन के पास में, तो कितने बॉन्ड बना सकता है 4 बना सकता है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 3 बॉन्ड बना रखे हैं। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका यूज हो गए। अरे कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे भैया 4 थे, बॉन्ड कितने बनाए इसने 3 बनाए हैं, मतलब क्या हुआ कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसने काम में ले लिए, बॉन्ड में काम में ले लिए। कितना बच गया, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 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 यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचते तो वो क्या हो जाते, लोन पेयर हो जाते। अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन खाली बच जाते ना तो वो क्या हो जाते, लोन पेयर हो जाते। लेकिन ध्यान से यहां पर एक चीज देखो, यहां पर लोन पेयर नहीं है, यहां पर खाली एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या हम लोन पेयर कह सकते हैं क्या, अरे नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अरे भाई मैं खुद से खुद की शादी कर सकता हूं क्या, आजकल करते हैं लेकिन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, जोड़ा चाहिए ना उसके लिए, तो लोन पेयर कहने के लिए जोड़ा चाहिए। यहां पर अकेला है, कह सकते हैं कि इसको लोन पेयर, नहीं कह सकते। तो ये क्या है, ये विषम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है ये, विषम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब समझ में आ गई विषम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, जिनके पास भाई एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 होते तो अपन उसको लोन पेयर कह देते, लेकिन यहां पर 2 वाला सौदा ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो ऑर्बिटल जिनके पास विषम इलेक्ट्रॉन है तो वो संकरण में तभी शामिल हो पाएंगे जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया अगर यहां पर लोन पेयर होता ना, लोन पेयर होता तब तो हम उसको किसमें शामिल करते हैं, हाइब्रिडेशन में शामिल करते हैं। हाइब्रिडेशन जब निकालते तो क्या करते हैं अपन, बॉन्डिंग प्लस लोन पेयर दोनों को गिनते हैं, ठीक है। मतलब हाइब्रिडेशन के अंदर, संकरण के अंदर अपन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को शामिल करते हैं। लेकिन यहां पर तो लोन पेयर भी नहीं है, इसको ना तो लोन पेयर कह सकते हैं ना बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको। तो मैंने कहा कि हमने एक रास्ता निकाला कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, लोन पेयर नहीं होता, तो क्या करें, इसको शामिल तो करो यार, है ना। इतना को थोड़ा छोड़ोगे कि भाई, इतना को छोड़ोगे भाई, इनको हाइब्रिडेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो एक सबने बैठ के एक तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला कि भैया अगर सराउंडिंग एटम जो है ना, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और उसके अंदर जो उसका घेरा हुआ जो एटम है अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब आप इस एक इलेक्ट्रॉन को शामिल कर लो संकरण के अंदर, ठीक है। अब इसको और आसान भाषा में बोलूं तो ध्यान से देखना,
जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होगा तब विषम इलेक्ट्रॉन संकरण में शामिल नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन यहां पर घेरा हुआ एटम अगर हाइड्रोजन हुआ ना, तब तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो संकरण में शामिल नहीं होगा, अन्यथा शामिल होगा। ठीक है, हाइड्रोजन अगर घेरा हुआ एटम होगा और एक इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल के पास में है तब तो वो शामिल नहीं होगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तब वो शामिल होगा। करके देखते हैं जी। यहां पर कितने बॉन्ड है? 1 2 3, 3 बॉन्ड है, प्लस इस एक इलेक्ट्रॉन को गिनूं या नहीं गिनूं? मैं भैया नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना है? क्योंकि अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होगा तब विषम इलेक्ट्रॉन शामिल में नहीं आएंगे, इसको संकरण में शामिल नहीं करेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन है घेरा हुआ एटम, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करेंगे। अब हाइड्रोजन के साथ में इतनी अन्याय क्यों है? हाइड्रोजन के साथ में इतना अन्याय क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम होता है। तो ठीक है, बस इसको शामिल नहीं करेंगे। तो 3 + 0 = 3 आ जाएगा। 3 में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडेशन। इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। ठीक है, अगले को देखो। 3 तो बॉन्ड हो गए, 3 तो बॉन्ड हो गए, प्लस अब इस एक इलेक्ट्रॉन को शामिल करूं या नहीं करूं संकरण में? भैया करना है इस बार। क्यों करना है? क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी हो, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार वैसे भी, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी हो शामिल करना है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन है, इसलिए मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को भी शामिल कर लूंगा, +1 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 4, और यहां पर हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। ठीक बात है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगले को देखो। 1 2 3, 3 तो यहां पर बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड प्लस इसको एक इलेक्ट्रॉन बचा, लोन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐड करूं या नहीं करूं, जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, शामिल करूं क्या संकरण में? भैया कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन होता तो नहीं करते, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन है, +1 4 आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। अगला देखो, 1 और 2, 2 तो क्या है? यहां पर बॉन्ड है, 1 मिनट, 2 यहां पर क्या है? बॉन्ड है। इस इलेक्ट्रॉन को शामिल करूं क्या? भैया कर लो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी होगा तो शामिल करना आपको, हाइड्रोजन में नहीं करना है। कितनी आ जाएगी? 3 आंसर आएगा, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी। ठीक बात है, ठीक है भैया। अब यहां पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। sp2 हाइब्रिडेशन जैसे नॉर्मली होती है ना, अगर नॉर्मली sp2 हाइब्रिडेशन होती तो यहां पर जो थीटा है वो कितना होता? 120 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में। अगर नॉर्मल sp2 हाइब्रिडेशन होता ना तो यहां पर कितना एंगल होता? थीटा कितना होता? 120 डिग्री होता। भैया बिल्कुल सही बात आपने सिखाया था हमें कि sp2 हाइब्रिडेशन के अंदर थीटा कितना होता है? 120 डिग्री होता है। अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। चलो, मान लो ये A है, ये 2 इसके एटम लगे हुए हैं, B लगे हुए हैं, और यहां पर मान लो लोन पेयर है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती ना, अगर ऐसी कंडीशन होती तभी क्या होता आपका? तभी आपकी sp2 हाइब्रिडेशन आती है नॉर्मली, इसमें sp2 आती है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती तो यहां पर थीटा कितना आता? 120 डिग्री आता। क्यों आता? क्योंकि ऊपर क्या है? लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करता है? बॉन्ड पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है, धक्का मुक्की करता है। तो इनको क्या कर देगा? एक दूरी पर ले जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन करवाएगा, और दो थीटा वो कितना आ जाता? 120 डिग्री आ जाता। लेकिन अब क्या है? अब दिक्कत यह है कि यहां पर क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं है। अरे लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ज्यादा धक्का मुक्की करते, यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इतनी धक्का मुक्की कर नहीं पाएंगे। तो यहां पर जो थीटा वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों को ज्यादा नहीं धकेलेगा तो यहां पर जो एंगल है वो बढ़ेगा, वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री से अधिक रहेगा। यहां पर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री से अधिक रहेगा। नॉर्मली sp2 के अंदर कितना होता है? 120 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर 120 डिग्री से अधिक होगा। एसिडिक ऑक्साइड है ये, ठीक है, एसिड ड्रेन करवा सकता है, ठीक है। sp2 होगा, बैंड है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बचा हुआ है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक है। ब्राउन कलर की गैस है ये ना, NO2 जो कैसी है? ब्राउन कलर की गैस है। चलो अब बात करेंगे अगली जो एप्लीकेशन है आपकी संकरण की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठोस अवस्था में कुछ मॉलिक्यूल का संकरण। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका ठोस अवस्था में संकरण बहुत अलग होता है। नॉर्मली अपन संकरण निकाल सकते हैं, Ab2 करके संकरण निकाल सकते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में जब बात आती है ना तो अलग तरीके से संकरण निकलता है। और कुछ एक मॉलिक्यूल हैं जिनका ठोस अवस्था में संकरण निकालना होता है, और अपने लिए जो खुशी की बात यह है कि अपने सिलेबस में सिर्फ एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो ठोस अवस्था में है। अपने को सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की ठोस अवस्था में पढ़नी है, बाकी अपन को नहीं पढ़ना। तो ठोस अवस्था में एक ही पढ़नी है तो फिर सीखना क्यों है? याद रख लेंगे ना उसको, तो बस ठीक है, खत्म हो गई बात। ठोस अवस्था में कुछ मॉलिक्यूल का संकरण अपन को सिर्फ PCl5 का पढ़ना है, ठीक है। अगर PCl5 आपको नॉर्मल कंडीशन में दिखे, अगर PCl5 आपको नॉर्मल कंडीशन में दिखे तो आप क्या करोगे भैया? आप जो फास्फोरस है इसकी क्या कर लोगे? 5 + क्लोरीन 7 × 5 करके आप इसका क्या निकाल लोगे? संकरण निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको PCl5 के आगे S लिखा हुआ दिखाई दे, मतलब क्या है? ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अगर ठोस अवस्था में हो तो आप वो फॉर्मूला मत लगाना 5 7 × 8/8, ये मत करना।
क्या करना आपको, अगर PCl5 अगर नॉर्मल हो तो आप वैसे संकरण निकाल लोगे, लेकिन PCl5 अगर S लिखा हुआ आगे ठोस अवस्था में है तो क्या करोगे, इसको दो भागों में तोड़ दो। कैसे कैसे, PCl4+ और PCl6 नेगेटिव, ठीक है, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। PCl4 पॉजिटिव वो क्या कैटायनिक यूनिट है और PCl6 क्या है, एनायनिक यूनिट है। PCl4 की क्या आ जाएगी, Ab4L0 आ जाएगी और टेट्राहेड्रल sp3 बनेगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी। PCl6 नेगेटिव एनायनिक यूनिट है Ab6L0, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 इसकी हाइब्रिडेशन आएगी। तो इस प्रकार से इसकी हाइब्रिडेशन निकालनी होती है, आपको याद रखना है। सिर्फ हमने को एक ही एग्जांपल है, वो ही अपने सिलेबस में है ठोस अवस्था का, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली एप्लीकेशन क्या है, एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल अपन को चेक करने हैं। किसकी है, संकरण की ही एक और एप्लीकेशन है, एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल अपन को चेक करने हैं। कैसे चेक करेंगे, आ जाओ। नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, बस आपको समझना है, ध्यान से देखना, बस अभी समझ में आ जाएगा आपको। मैं ये कह रहा हूं संकरण मैंने आपको समझाया था कि ये कमरा है, ये पी के कमरे हैं, ये पी के कमरे हैं, ऐसे डी के भी कमरे होंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये कमरे आपस में मिक्स होते हैं, ये कमरे, एक मिनट, ये कमरे आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर नए कमरे बनाते हैं। मैंने कहा कि इनकी एनर्जी समान होनी चाहिए, इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक बात, तब यह एनर्जी सेम होनी चाहिए, तभी ये क्या होंगे, मिक्स होंगे। डी ऑर्बिटल को मिक्स करना इनके साथ में इतना आसान है नहीं, ठीक है, डी ऑर्बिटल जो है उसको मिक्स करना पी वालों के साथ में इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वो मिक्स एक ही शर्त पे होते हैं, डी वाले जो है वो पी वालों के साथ में मिक्स एक ही शर्त पे होते हैं। भैया किस शर्त पे होते हैं, उनकी शर्त ये होती है कि जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तभी हम क्या होंगे, मिक्स होंगे, ठीक है। जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तब सेंट्रल एटम अपने डी ऑर्बिटल को संकरण में शामिल कर पाएगा। ये डी ऑर्बिटल जो है इनकी शर्त होती है कि हम संकरण में तभी मिक्स होंगे, तभी शामिल होंगे जब आपके सराउंडिंग एटम जो है ना उनकी क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। इसको ऐसे समझें, इसको ऐसे समझना है आपको कि क्लास के अंदर बैठे हैं, क्लास के अंदर भैया बैठे हैं और बेंच जो आती है ना, बेंच, ठीक है, कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, कुर्सी वाली सिस्टम नहीं है, बेंच है, ठीक है, और एक पूरा बैठने का भी बेंच ही है, ठीक है, आगे आपकी टेबल होती है, बेंच है पूरी, है ना, उस बेंच पे 3 बैठ सकते हैं। उस बेंच पे कितने बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं। 2 लोग पहले से बैठे हुए हैं, 2 लोग उस बेंच पर पहले से बैठे हुए हैं, एक ही जगह है, ठीक है। अब वहां से कोई दूसरा एक लड़की आई, ठीक है, नहीं लड़का ले लेते हैं, चलो, एक लड़का आया और उसने कहा कि यार मैं भी बैठ जाऊं तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर आपको वो लड़का सही लगता है, आपका दोस्त टाइप है, तो आप बैठा लोगे, ठीक है, कि भाई जानकार अपना बैठ जा तू भाई। और अगर आपको वो लड़का बिल्कुल ना पसंद है, ठीक है, आपको वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है कि यार एक क्या कचरा आदमी पूरे दिन फालतू का, तो आप उसको नहीं बैठाओगे, बोलोगे यार एक और दोस्त मेरा आने वाला है, यहाँ पर नहीं आ रहा ना, तो पीछे बैठ जा, नहीं बैठाओगे ना। वही बात है यहाँ पे कि अगर जो घेरा हुआ एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहां पर डी ऑर्बिटल क्या है, संकरण में शामिल हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अभी समझते हैं, देखो, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, Xf6 जो है वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा मॉलिक्यूल अस्तित्व में है। क्यों है, यहां पर जो आपकी हाइब्रिडेशन आएगी वो क्या आएगी, sp3d3 आएगी, मतलब डी वाले जो है यहां पर मिक्स हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि घेरा हुआ एटम कैसा है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखता है ना डी को तो वो शामिल कर लेता है। जैसे ही मुझे अपना दोस्त दिखेगा ना तो मैं उसको उस बेंच पे बैठा लूंगा, लेकिन जब मुझे वो अपना दोस्त नहीं दिखाई देगा, कोई और ऐसे ही दिखाई देगा, तो मैं उस बेंच पर कोई ना कोई बहाने मार के उसको मैं पीछे भेज दूंगा। अरे सही समझ में आएगी बात है ना। ऐसे ही Xf6 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन Xh6 जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। यहां पर डी ऑर्बिटल जो वो मिक्स नहीं होती, और डी ऑर्बिटल जब मिक्स नहीं होंगी तो Xh6 जो है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। Xf2 जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्यों, वही बात कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा फ्लोरीन, और Xh2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। SF6 जो है वो एग्जिस्ट करता है, sp3d2 इसका हाइब्रिडेशन है। SH6 जो है वो वहां पर नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन मैंने आपको बताया, जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तब सेंट्रल एटम अपने डी ऑर्बिटल के संकरण में शामिल करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा ना। अगला इम्प्रॉपर कोवेलेंसी, वैसे पढ़ चुके अपन, ये वाला पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना,
फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं ये। सेकंड पीरियड के तत्वों की अधिकतम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 ही होती है, बता चुका हूं आपको। फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, पहले ही पढ़ चुके अपन। इनमें एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या है? NCl3 बन सकता है, NCl3 जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन NCl5 जो वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन पता है आपको? NCl5 क्या है और NCl5 क्या है? कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड वाले अधिकतम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, इसने 5 बना रखे हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। PCl5 जो है वो एग्जिस्ट करता है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, चलो यहां लिखा हुआ होना चाहिए था वैसे। PCl5 जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन NCl5 नहीं करता। PCl5 क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जो फास्फोरस है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन सेकंड पीरियड वाले सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। यहां पर इसने 5 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ये नहीं करेगा एग्जिस्ट। NCl3 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करेगा। BF4 नेगेटिव जो है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन BF6 नेगेटिव नहीं करता। क्यों? वही बात कि जहां पर जो बोरोन है वो कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। 4 बॉन्ड बना सकता है अधिकतम, लेकिन यहां पर 6 बना रखे हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ClF3 जो है एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? जो क्लोरीन है वो तो थर्ड पीरियड का है, वैसे भी कितने बॉन्ड बना लो, ठीक है। FCl3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको भैया क्यों नहीं करता? इसलिए फ्लोरीन तो वैसे भी सेकंड पीरियड का है, 4 बॉन्ड बना सकता है अधिकतम, इसने 3 ही बना रखे, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। मैंने कहा इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो अधिकतम 1 ही बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का, अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 4 ही बने यार, है ना। ये फ्लोरीन को ध्यान में रखना, फ्लोरीन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाता है। यहां पर कितने बॉन्ड दिखा रखे हैं फ्लोरीन के? 3 बॉन्ड दिखा रखे हैं। फ्लोरीन कभी 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 1 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, याद होने चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक अवरोध। ये स्टेरिक अवरोध क्या है? ध्यान से सुनना बस। अगर सराउंडिंग एटम की साइज लार्ज हुई ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। मैं कह रहा हूं कि 3 लोगों की बेंच है, मैं अकेला बैठा हूं, मेरी 2 फ्रेंड है, मेरी 2 फ्रेंड है, ठीक है, और लड़कियां, ऑफ कोर्स लड़कियां ही मेरी फ्रेंड, ठीक है ना। और उनमें यार क्या है, दिक्कत ये है कि छुट्टियां हुई हमारी, और 1.5 महीने की छुट्टियां जो होती है ना गर्मी वाली, वो हुई हमारी, गर्मी की छुट्टियां हुई। ओ यार वो दोनों मोटी हो गई। दोनों क्या हो गई? मोटी हो गई। और मोटी भी क्या हुई? बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई। पहले हम साथ साथ में बैठते थे उस बेंच पे, मैं बीच में बैठता था, दोनों, एक लड़की मेरे लेफ्ट साइड में, एक लड़की मेरे लेफ्ट साइड में, एक लड़की मेरे राइट साइड में, मैं बीच में बैठता था। हम दोस्त थे पक्के वाले। लेकिन हुआ क्या? वो दोनों हो गई मोटी, और मोटी भी क्या हुई? बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई यार। अब छुट्टियों के बाद में हम आए, क्लास में बैठे, मैं बीच में, एक लड़की मेरे लेफ्ट साइड में बैठ गई, राइट साइड में दूसरी लड़की जब बैठने की कोशिश कर रही थी, हुआ ये कि वो आधी बेंच पे आई, आधी बेंच के बाहर है, ठीक है, इतनी ज्यादा मोटी हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या करें, दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों तो हम साथ में बैठ नहीं सकते। अब दोनों क्या हो गई? ये बहुत ज्यादा मोटी हो गई। तो दोनों में से मैंने इवोल्वेट किया और चूज किया दोनों को, जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती, फिर उसको मैंने अपने पास बैठाया और दूसरी को मैंने बहाना मार के उसको बाहर, मैंने कि भाई यार तू पीछे बैठ जा, अपन दोनों तीनों क्या है एक साथ में अब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ये वो करके मैंने उसको भेज दिया। तो यहां पर क्या हुआ? उसको बुरा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है कि बुरा तो लगेगा, हमेशा साथ बैठते थे, अब उसको बुरा लगेगा, ठीक है। बुरा लगेगा तो रिश्ते क्या होंगे? खराब होंगे। रिश्ते क्या होंगे? खराब होंगे। रिश्ता टूटेगा, मतलब बॉन्ड टूटेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम की अगर साइज लार्ज होगी ना, मैं बीच में हूं तो मैं क्या हूं? सेंट्रल एटम, वो मेरे आजू बाजू बैठी है वो क्या है? सराउंडिंग एटम, ठीक है, घेरे हुए मुझे, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम की साइज अगर बड़ी हो जाएगी ना, सराउंडिंग एटम की साइज अगर बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक अवरोध होगा, ठीक है। हम साथ में नहीं बैठ पाएंगे, बस वही है चीज, है ना। एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग देखते हैं। PCl6 जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr6 एग्जिस्ट नहीं करता। PCl6 नेगेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr6 नेगेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन वही है जी, रीजन वही है। क्या रीजन है? कि यहां पर Cl, मैंने कहा था ग्रुप के अंदर ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ती है। क्लोरीन से नीचे कौन आता है? Br आता है जी। ग्रुप के अंदर क्लोरीन के नीचे कौन आता है? Br आता है, मतलब क्लोरीन की साइज छोटी है और Br की साइज क्या है? बड़ी है। इसलिए PCl6 जो है वो तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि साइज छोटी है, और PBr जो है वो बड़ी साइज का, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता जी। यहां पर क्या हो जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है। अरे यार मैं पतला हूं, ठीक है, वो मोटी दोनों कैसे संभाल पाऊंगा? नहीं संभाल पाऊंगा, बस वही यहां पर हो रहा है। PBr में जो Br है वो बहुत मोटा हो जाएगा, नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मॉलिक्यूल जो खराब हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। चलो अगला देखो।
SiF6 2 नेगेटिव जो ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiCl6 2 नेगेटिव जो वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? फ्लोरीन की साइज छोटी, ग्रुप के अंदर जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ती है, फ्लोरीन ऊपर ही ऊपर होता है, साइज छोटी, और क्लोरीन उसके नीचे होता है, मतलब साइज बढ़ जाएगी, तो इसकी साइज बड़ी होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, PYQ देख लेना। IF7 एग्जिस्ट करता है, लेकिन ICL7 जो एग्जिस्ट नहीं करता। IF7 मतलब फ्लोरीन की साइज छोटी, एग्जिस्ट कर लेगा, लेकिन ICL7 जो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? वही साइज बड़ी हो जाएगी जी, ठीक है। ICL7 ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो IBR7 तो कभी कहां से एग्जिस्ट करेगा ना, BR तो और भी नहीं चाहता, तो और भी साइज बड़ी होगी। तो ये आपको याद होने चाहिए जी, रीजन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेबल नहीं है? स्टेबल कौन सा नहीं है, क्वेश्चन देख लो, ठीक है। SiF6 2 नेगेटिव, SiF6 तो एग्जिस्ट करेगा। GeCl6 2 नेगेटिव, और ये भी देखा ना अपन ने, SiCl6 2 नेगेटिव ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस खत्म हो गई बात। ये वाला SiCl6 2 नेगेटिव याद होना चाहिए बस आपको, ठीक है। अब बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की, बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। ध्यान से देखना, डाइपोल मोमेंट क्या है? ये अणु में ध्रुवता को मापता है। किसको मापता है? ध्रुवता को, पोलरिटी को मापता है ना, पोलरिटी को मापता है, ध्रुवता को मापता है। क्या होती है ध्रुवता, अभी समझाते हैं। जैसे ये HCl है, ये HCl है, ठीक है। और ये जो HCl है, इनमें दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन भी है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है बात तो, ठीक। मैंने कहा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल भैया अपनी तरफ खींचेगा। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ना तो क्लोरीन के पास में आया है और ना हाइड्रोजन से दूर गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लोरीन की तरफ जाने लग गया है। मैं ये कह रहा हूं क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा भैया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से दूर तो चला गया, लेकिन पूरी तरह दूर नहीं गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर जो हाइड्रोजन है उस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल क्यों आया है? आंशिक रूप से नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर पूरी तरह क्लोरीन के पास आ जाता तो इस पर पूरा नेगेटिव आता, लेकिन पूरी तरह नहीं आया है, आधा अधूरा है, इसलिए आधा अधूरापन ने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव, यही क्या ध्रुव बन गए, ध्रुवता इसी को कहते हैं ना। अब इसी ध्रुवता को मापने के लिए क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये अणु में ये एक अणु है, इसके अंदर ध्रुवता को मापता है कौन? डाइपोल मूवमेंट मापता है। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये, ठीक बात है, ठीक है जी। इन दोनों की डिस्टेंस है वो क्या है? D है। मैं कह रहा हूं यहां इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो समान होगा। यहां पर सिर्फ जो साइन है वो चेंज है, ठीक है। यहां पर जो है प्लस माइनस का फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे भैया? मैं कह रहा हूं कि अगर क्लोरीन पे -0.02 आया है, अगर क्लोरीन पे -0.02 चार्ज है, मान रहे हैं अपन, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे +0.02 चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड, यहां पर मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? अरे जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है ना। तो आपकी जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है, लेकिन बस प्लस माइनस का फर्क आया है, ठीक बात है। अब यहां पर डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली बात आपको याद रखनी है, सदिश राशि है, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। ये Q इंटू डी क्या है? Q क्या है? यहां पर चार्ज कितना है जी? चार्ज ये रहा जी, ये चार्ज है। चार्ज कितना है? गुणा, आप इस डिस्टेंस को क्या कर दो? गुणा कर दो, आपके पास में म्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए तरीके, ठीक है, ये तो हो गए मैथमेटिकल तरीके। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। अब अगर यहाँ पर फॉर्मूला होता कि भैया यहाँ पर थीटा इतना है, ठीक है, ऐसे मैं बताता हूँ, ये इसको म्यू1 मान लो, इसको म्यू2 मान लो, और यहाँ पर थीटा लगा दो, और उसके बाद में म्यू आर निकालना है आपको। एक बड़ा सा फॉर्मूला बनता, उस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी होती वैल्यू आपको, जो आपसे कभी सोल्व नहीं होता, ठीक है। तो अपने को क्या आंसर निकालना है ना, आंसर निकालने के तरीके, बस आंसर निकालना, जो निकालते हैं आंसर। मैं कह रहा हूं कि म्यू आर की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आई है, म्यू आर क्या है अभी बताऊंगा। म्यू आर क्या है? म्यू आर मतलब डाइपोल का रिजल्टेंट है, ठीक है, अपन को उसमें नहीं जाना है, आपको बस आंसर निकालना है, आंसर वही निकलवाता हूं ना। म्यू आर अगर 0 के बराबर नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसा है? ध्रुव अणु है ना। अगर म्यू आर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा है? ध्रुव अणु है। लेकिन अगर म्यू आर की वैल्यू अगर 0 आ गई ना, म्यू आर की वैल्यू अगर 0 आ गई तो पोलर मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, गैर ध्रुवीय अणु है।
मैं कह रहा हूं म्यू आर की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आई तो ध्रुवीय अणु है, और अगर म्यू आर की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो गैर ध्रुवीय अणु है। ठीक बात है। यूनिट क्या होती है डायपोल मोमेंट की? डी बाई। क्या होती है? डी बाई। ये डी याद रखना आपको, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी से नहीं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी बाई इसकी यूनिट है, आपको याद होनी चाहिए और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। चलो अब आंसर कैसे करने हैं वो ध्यान से सुनना। ट्रिक है जी कुछ। एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज लव प्रोग्राम आज शाम 7 बजे। ठीक है, एबीपी न्यूज लव प्रोग्राम आज शाम 7 बजे। क्या करना है इसका? ए से ओल, बी से बॉन्ड, पी से पेयर, न्यूज से नो, एलओ से लोन, प्रोग्राम से पेयर, आज से ओल, शाम से साइड आइटम और 7 से सेम। मतलब क्या हो इसका? देखना, ओल बॉन्ड पेयर, सारे बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ना हो, और सारे साइड आइटम सेम अगर हैं, कोई आपको मॉलिक्यूल दिया गया उसमें सारे बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, उसमें कोई लोन पेयर ना हो। भैया हमें कैसे पता लगेगा इसमें कोई लोन पेयर है या नहीं है? सिखा रखा है जी आपको, AB2L1 सिखा रखा है ना, लोन पेयर निकालना। निकाल सकते हैं भैया। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए उसमें सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर हो ही ना, और उसके जो साइड एटम है अगर वो सेम आ गए ना, साइड एटम अगर सेम आ गए तो करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, उसमें वहां पर म्यू आर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 0 आ जाएगी। म्यू आर की वैल्यू वहां पर क्या होती है? 0 होती है। मतलब मॉलिक्यूल कैसा हुआ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। बस वापस सुनो। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया, मॉलिक्यूल का करना क्या आपको? उसके बॉन्ड पेयर निकाल लो, लोन पेयर निकाल लो। अगर लोन पेयर 0 आ गया और उसके साइड आइटम सेम हुए तो बस आपका आंसर आ गया, म्यू आर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपको पता रहेगा म्यू आर इसका 0 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जी ये। ठीक है, ये तो होगी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक देखो, दूसरी ट्रिक क्या है? यदि साइड आइटम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइड में जो एटम लगे हुए हैं ना, जो घेरे हुए एटम है, वो अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइड एटम की संख्या अगर अधिक होगी तब डायपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, आपको मान लो कंपेयर कराने के लिए दे आपको 3 मॉलिक्यूल दे दिए गए, 3 मॉलिक्यूल में आपको कहा गया कि भैया हमें बताओ किसका जो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इन तीनों का बताओ, कंपेयर करके बताओ, तुलना करके बताओ, क्रम बताओ हमें। तो क्या करना आपको? साइड एटम अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइड में जो एटम लगे हो अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइड एटम की संख्या अगर अधिक होगी तो डायपोल मोमेंट कम होगा। बस अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएंगी आपको बातें। क्वेश्चन अपने सामने CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ये अपने सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि इन सबके साइड एटम तो सेम नहीं है, साइड एटम सेम तो नहीं है, मतलब पहली वाली ट्रिक अपनी काम नहीं करेगी। ऑल साइड एटम सेम नहीं है तो पहली वाली ट्रिक तो नहीं लगानी है अपन को। ठीक है भैया, कोई बात नहीं लगाएंगे। अगली देखो, लेकिन दूसरी ट्रिक अपनी काम करेगी। क्या, कैसे काम करेगी? यदि साइड एटम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइड एटम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? बिल्कुल भैया, क्लोरीन है जी, क्लोरीन तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही है। ठीक है, और इनकी संख्या अगर बढ़ रही है, साइड एटम की संख्या अगर बढ़ रही है तो वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, यहां पर क्लोरीन कितना है जी? 1 ही है। यहां पर क्लोरीन कितना है? 2 क्लोरीन है। यहां पर कितने क्लोरीन? 3 क्लोरीन है। यहां पर कितने? 4 क्लोरीन है। मतलब क्लोरीन की संख्या बढ़ रही है और क्लोरीन की संख्या बढ़ेगी। क्लोरीन क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, साइड एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी संख्या बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा? सबसे अधिक जो डायपोल मोमेंट होगा वो किसका होगा? CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 और CCl4 का सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि Cl4 इसके पास में 4 हैं और 4 Cl4 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइड एटम की संख्या अधिक है तो डायपोल मोमेंट कम होगा। बस खत्म हो गई बात। ठीक, अब बोलते हैं अपन को NH3 और NF3 में देख के बताओ, NH3 और NF3 में देख के बताओ, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? इसमें यहां पर आप अगर ये वाला रूल लगाओगे ना, ये वाला रूल, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि साइड एटम तो सारे सेम है। ठीक है, इसमें NH3 है, इसमें NF3 है, साइड एटम सेम है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे आप गलती कर दोगे। क्यों गलती कर देंगे भैया? क्योंकि इसमें इनको देखने में आपको लग रहा होगा कि दोनों में साइड आइटम सेम है, हम ये लगा देंगे और म्यू आर 0 आ जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? नो लोन पेयर। जब लोन पेयर कोई नहीं हो, लोन पेयर नहीं होता, तब ये वाला लगेगा। यहाँ पर इनमें लोन पेयर है। कैसे लोन पेयर? आपको कैसे पता लगा? बताता हूँ कैसे पता लगा। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की आपके जो हाइड्रोजन है इसमें कितने होते हैं? 3 है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब एक क्या लोन पेयर है यहाँ पर, तो एक लोन पेयर इस पे है, एक ही लोन पेयर इस पे है। खत्म हो गया। ठीक है, चलो, लोन पेयर है इन पे, मतलब पहली वाली ट्रिक तो काम नहीं करेगी, दूसरी वाली ट्रिक काम करेगी ना यहाँ पे यार। दूसरी वाली ट्रिक काम करेगी। दूसरी ट्रिक क्या कहती है? यदि साइड एटम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या? फ्लोरीन। इसमें साइड एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है और इसमें साइड एटम क्या है? फ्लोरीन है।
हाइड्रोजन और फ्लोरीन ज्यादा, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भैया? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या बात कर रहे हो आप? तो मैंने कहा कि जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा? कम होगा। तो फ्लोरीन और आपके हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आपका फ्लोरीन है, तो इसलिए इसका क्या होगा? डायपोल मोमेंट कम होगा और NH3 का ज्यादा होगा। बस इस तरीके से करना है आपको। एक और कर लेते हैं, चलो। CH4, इसका म्यूआर, इसका ये पोलर है कि नॉन पोलर है वो देख लेते हैं। CH4 साइड एटम सेम है, ठीक है। यहां पर क्या कोई लोन पेयर होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि आपके जो कार्बन है इसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, -4 हाइड्रोजन कर दो, कितना जाएगा? 0 आ जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये वाला पहली वाली ट्रिक अपनी काम करेगी, सारे बॉन्ड पे ना कोई साइड एटम नहीं है, तो यहां पर म्यूआर क्या जाएगा? म्यूआर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। म्यूआर 0 आने का मतलब क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। खत्म हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना। रेजोनेंस कब होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर रेजोनेंस बना के भी दिखाऊंगा कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई आ जाए, ठीक है। पहले पाई, पाई के बाद में सिग्मा, सिग्मा के बाद में अगर पॉजिटिव आ गया तो भी रेजोनेंस है। पाई, सिग्मा और फिर सिग्मा के बाद में नेगेटिव आ जाए तो भी रेजोनेंस होगा। पाई, सिग्मा और फिर लोन पेयर आ जाए तो भी रेजोनेंस होगा। पाई, सिग्मा फिर आपका पाई आ जाए तो भी रेजोनेंस होगा। पाई, सिग्मा और फिर आपका फ्री रेडिकल आ जाए तो भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने की कंडीशन बता रहा हूं, रेजोनेंस कब कब होंगे ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं पहले पाई हो, उसके बाद में सिग्मा हो और उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस होता है। पाई है, सिग्मा है, फिर नेगेटिव चार्ज है तो भी रेजोनेंस होता है। पाई है, सिग्मा है और फिर लोन पेयर है तो भी रेजोनेंस होता है। पाई है, सिग्मा है, फिर आपका पाई है, वापस पाई आ गया तो भी रेजोनेंस होगा। अभी करके दिखाऊंगा। पाई है, सिग्मा है और फिर फ्री रेडिकल है तो भी रेजोनेंस होगा। ठीक बात है, ठीक है। फ्री रेडिकल होता क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के पास में 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हों तो वो तो लोन पेयर होता है, लेकिन अगर किसी के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, किसी के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन खाली बचा हुआ हो तो उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। चलो आ जाओ, अपने सामने एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक, ध्यान से देखो। डबल बॉन्ड है मतलब पाई है, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस होगा भैया। रेजोनेंस क्या होगा? होगा। अगला देखो, पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस यहां पर भी होगा। फिर अगला देखो, पाई, ये मैं आपको कंडीशन सारी बता चुका हूं ना, पाई सिग्मा और लोन पेयर, यहां पर भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। देखो यहां पर सारी कंडीशन मैंने इसी में आ गई सारी कंडीशन। इसको मैं एक बक्से में बंद कर देता हूं, इसको एक बक्से में बंद कर दिया जाए। ये लो जी, बक्से में कर देते हैं बंद और थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं बक्से को। ये लो जी, ठीक है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव हो तो भी लोन पेयर हो तो भी रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा नेगेटिव हो तो भी रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा लोन पेयर हो तो भी रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा पाई हो तो भी रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो तो भी रेजोनेंस होगा। अगला देखो भाई, पाई है, सिग्मा है और पाई है, रेजोनेंस होगा। अगला देखो, पाई है, सिग्मा है, फ्री रेडिकल है तो भी रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस हर कंडीशन में मैंने आपको दिखा दिया। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। CO3 नेगेटिव अपने सामने है, इसका अपन करके देखते हैं। पहले तो देखो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा भैया। होगा क्या? पाई है, सिग्मा है, नेगेटिव है, रेजोनेंस तो होगा। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे रेजोनेंस होगा। ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जाएगा यहां, ये नेगेटिव यहां जाएगा। जब ये नेगेटिव यहां जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन और नेगेटिव। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया? 4 बना सकता है। यहां कितने बना रहा है? 1 2 3 4 5 बॉन्ड। कार्बन, कार्बन पागल हो जाएगा। हाँ भैया 4 ही रख सकता हूं मैं, तो 5 भी मेरे बस की बात नहीं है, मैं 5 नहीं रख सकता। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा क्या? यहां पर ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा और यहां आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, चलो इस अगले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको। कार्बन नेगेटिव, एक मिनट को, नेगेटिव, यहां पर क्या जाएगा? डबल बॉन्ड है ही आपका और यहां पर जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, ये बन गई अगली स्ट्रक्चर अपनी। ठीक है, अब क्या होगा? अब और रेजोनेंस हो सकता है क्या? हो सकता है भैया। कैसे? पाई सिग्मा और नेगेटिव,
रेजोनेंस है, बिल्कुल हो सकता है, करके देखते हैं। जो यहां पर लगा देते हैं अपन, डबल साइड में तीर लगानी है अपन को, ठीक है, क्यों लगानी है अभी बताऊंगा। और क्या बन जाएगा, कार्बन। चलो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं पहले। इस बार ये क्या होगा, ये नेगेटिव यहां आएगा, ठीक है, और ये वाला फिर ये नेगेटिव यहां आ गया तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला यहां पर आ जाएगा ना नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड उठ के यहां पर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहां पर आपको दोनों साइड में एरो लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि कभी ये जो आपका जो ये CO3 नेगेटिव जो है, इसकी स्ट्रक्चर कभी तो ये वाली बनेगी, कभी ये वाली बनेगी, और कभी ये वाली बनेगी। इस प्रकार से बनती रहेंगी तीनों स्ट्रक्चर जो है ना। ये चौथी तो बीच में ट्रांजिशन स्टेप है ना, ये 3 स्ट्रक्चर है ना, ये 3 स्ट्रक्चर है। यहां पर मैं इनको नाम दे देता हूं A, B और C, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर है किसकी है, CO3 नेगेटिव की है। CO3 नेगेटिव, ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर बनती हैं, और जो आपकी CO3 नेगेटिव है कभी इस स्टेज में आपको मिलेगी, कभी ऐसी अवस्था में, कभी ऐसी अवस्था में मिलती है। तो अपन इनकी एक अवस्था बनाएं तो वो कैसी बनेगी, कार्बन O, ठीक है। और डबल बॉन्ड जो वो कभी तीनों के पास में जा रहा है तो यहां पर क्या बना देंगे अपन, पार्शियल पाई बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, क्योंकि वो तीनों के पास में जा रहा है इसलिए अपन ऐसा बना देंगे। इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक बात है। इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनानी होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT की बात करते हैं। आसान है, MOT क्या कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1s2 2s2 आते हैं, आपको कहे कि कोई भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, ठीक है, किसी भी एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो बता सकते हो आप। मैं कहूँ नाइट्रोजन की मुझे क्या बताओ आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। नाइट्रोजन की मुझे क्या बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओगे, बताओगे 1s2 2s2 2p3 बता दोगे, अरे बता देंगे भैया, बता देंगे भैया, ये तो बहुत आसान बता दिया आपने, बहुत आसान बता दी। लेकिन मैं कहूं कि मुझे नाइट्रोजन की नहीं पूछनी है आपको, मुझे आप N2 की बताओ ना, N2 की मुझे क्या बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, बता सकते हो क्या। अरे मैंने आपको पूछा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने कर दिया 1s2 2s2 2p3, जल्दी से कर दिया, मजे आ गए। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि मुझे N2 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि अभी वो पढ़ेंगे ना, अपन पढ़ाई नहीं है अभी, है ना। चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यही होगा कि किसी मॉलिक्यूल का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखनी हो तो वो कैसे लिखोगे, बस वही है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, समझते हैं। इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनको अपन सिग्मा और पाई कहेंगे, एक तो होते हैं बॉन्डिंग, ध्यान से अभी सुनो, बस करना कैसे है, आंसर कैसे निकालना है, ट्रिक बताई जाएगी बिल्कुल उसकी, ठीक है, 1 मिनट में आप आंसर दे दोगे, बस अभी आप सुन लो, एक बार सुन लो मेरे को ना। मैं कह रहा हूं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार आपका जो होगा उसको कहेंगे सिग्मा और पाई कहेंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको क्या कहेंगे अपन, सिग्मा और पाई कहेंगे। बिल्कुल भैया, ठीक बात हमें समझ में आ गई। और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग होगा उसको सिग्मा पाई, और जो एंटी बॉन्डिंग होंगे उनको कहेंगे सिग्मा स्टार और पाई स्टार कहेंगे। सिग्मा पाई बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार और पाई स्टार आपके एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक बात है भैया। 14 इलेक्ट्रॉन तक, अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक आपके सामने हो, ठीक है, आपको कहे कि भैया हमें क्या निकालो, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखो, तो कैसे लिखोगे, अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक है तब तो आप ये वाला ऑर्डर जो वो फॉलो करोगे। एनसीईआरटी का रूल है भाई, मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, एनसीईआरटी का रूल है कि 14 इलेक्ट्रॉन तक तो ये वाला जो है वो फॉलो करना होता है। कैसे, पहले जो इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, सिग्मा 1s के अंदर भरे जाएंगे, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s के अंदर। अरे वैसा ये चीज वैसी है कि पहले 1s2 में भरेंगे, फिर 2s2, फिर 2p3, ऐसे ऐसे भरते जाएंगे ना, बस फिर 2p, फिर ऐसे, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे इस प्रकार से अपन यहां पर बस अलग हो गया थोड़ा सा ना। सिग्मा 1s में भरेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz के अंदर, फिर पाई स्टार 2px के अंदर, फिर पाई स्टार 2py के अंदर, फिर सिग्मा स्टार 2pz के अंदर। ये ऑर्डर आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक बात है। इसी क्रम में अपन को भरने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन तक, तो ना 14 इलेक्ट्रॉन तक तो यहां तक भरने होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो आपको बता दूं, ठीक है, अभी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, अभी सुनो बस। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग,
ठीक है। एनबी का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग आपकी ऑर्बिटल कितनी है माइनस, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितनी है, उन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। जैसे आपको बताऊं कि हमने सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, सिग्मा 2s के अंदर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक बात है। बॉन्डिंग कौन सी होती है, सिर्फ सिग्मा वाली बॉन्डिंग है। स्टार जहां पर आ गया वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने सिग्मा के अंदर भर रखे हैं, सिग्मा 1s के अंदर भर रखे हैं, 2 ही मैंने सिग्मा स्टार 1s के अंदर भर रखे हैं। तो बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 हैं जी। सिग्मा स्टार के अंदर कितने, 2 हैं, तो एंटी बॉन्डिंग वाले भी 2 हो गए, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। ये तरीका है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया मतलब मॉलिक्यूल जो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें, ये बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात है भैया। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ गया तो मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है जी। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ऐसा मॉलिक्यूल बनता ही नहीं कभी, है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आए हैं तो मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आया है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा जी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा अधिक होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो एक दूसरे के उल्टे हैं ये दोनों, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के सीधे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो आपका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन मैं बात करूं ले बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। ये तो ठीक है, आपने बात ठीक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए एग्जाम के अंदर और आपको 3 मॉलिक्यूल दिए जाए और कहे कि इनकी बॉन्ड लेंथ का क्रम बताओ हमें, कैसे बताओगे भाई। तो आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो उनका, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है बात है। यहां से निकाल सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल है, मान लो एक का 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, एक का डाई आ गया, एक का 2 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 जिसका है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो जी, अगर किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, कि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसके अंदर किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर किसी सबके सारे इलेक्ट्रॉन पेड है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। ये आपको याद होना चाहिए। अब 14 इलेक्ट्रॉन तक तो ये वाला ऑर्डर चलेगा, 14 इलेक्ट्रॉन तक तो ये वाला क्रम चलेगा ना, ठीक है। क्रम कुछ नहीं है, जैसे अपन 1s2 2s2 भरते हैं ना, सेम वैसा ही है। पहले सिग्मा 1s के अंदर भर देंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s के अंदर भर देंगे। बस आपको तो करना क्या होगा, एक दिन आपको आज ही क्या करना होगा, नोटबुक में 2-3 बार लिखोगे, याद हो जाएगा ये क्रम, ठीक है। याद करना पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो भाई आपकी मर्जी। 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये क्रम आपको याद रखना है। भाई दोनों फर्क क्या था, आपने जल्दी जल्दी बोला, हमें पता नहीं चला क्या फर्क है। दोनों फर्क ये है कि इसमें देखो सिग्मा 2pz जो है वो पाई 2px और पाई 2py के बाद में आ रहा है, और यहां पर क्या है, यहां पर देखो सिग्मा 2pz जो है वो पाई 2px और पाई 2py के पहले आ रहा है। यही फर्क है, बाकी आपको दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब निकालना कैसे, काम कैसे करना, ये तो आपको पता लग गया, बातें पता लग गई, थ्योरी हो गई। अब का दो प्रैक्टिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जो H2 है अपने सामने, H2 मॉलिक्यूल है, इसका करो जी, ठीक है। H2, एक हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। 2 के पास में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर जी, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, ठीक है। तो कहां भरूंगा मैं, यहां भर दो जी, इसमें भर दो। 14 इलेक्ट्रॉन तक तो ये वाला लागू होगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें भर जाएंगे, 1s2 के अंदर भर जाएंगे, सिग्मा 1s2 के अंदर भर जाएंगे। तो यहां मैं भर दूंगा सिग्मा 1s2 मैंने भर दिया, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, NB - Na/2, ठीक है। NB क्या होता है, बॉन्डिंग, और Na क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। यहां पर तो सिर्फ मुझे सिग्मा ही दिख रहा है, सिग्मा स्टार पाई स्टार वो तो दिख ही नहीं रहा, मतलब एंटी बॉन्डिंग तो कोई है ही नहीं। तो 2 - 0 कर दूंगा, एंटी बॉन्डिंग है नहीं, बटा 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 1 का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है जी, ठीक है। यहां पर देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसके बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। कोई यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों जोड़े में, कोई दिक्कत नहीं, डायमैग्नेटिक होगा। दोनों जब ऑल इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं तो डायमैग्नेटिक बनता है, डायमैग्नेटिक होगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। B2 का देखो, बोरॉन B2 का, ठीक। बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 5 होते हैं, ठीक है। 2 बोरॉन है, कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो भर दो 10 इलेक्ट्रॉन को, 14 से पहले तो पहले वाला यूज करना है ना। सिग्मा 2s, सिग्मा 2s बोलते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 4 हो गए, सिग्मा 2s2
6 हो गए, सिग्मा स्टार 2s2 8 हो गए, फिर पाई 2p x1 के अंदर भर देंगे, एक पाई 2p y1, ठीक है। तो ये पन्ने भर दिए। यहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, NB माइनस Na। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखो भाई, सिग्मा 2, ठीक है, स्टार वाला तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, 2 4 4 1 5 और 1 6, ये तो क्या है बॉन्डिंग, 6 मैंने कर दिया बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कौन से, स्टार वाले देख लो, सिग्मा स्टार के अंदर कितने 2 हैं और यहां पर भी स्टार है तो ये 2 हैं, तो 4 क्या आपके एंटी बॉन्डिंग वाले। 6 माइनस 2 बटा 2 कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 आने का मतलब क्या है कि दोनों बोरोन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ कौन सा है, एक बॉन्ड बना हुआ है। दोनों बोरोन जो है उनके पास बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। आपने जनरली क्या देखा होगा, कि जब भी किसी दो एटम के बीच में पहला जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। यही सुना है ना कि पहला सिग्मा दूसरा पाई बनता है। लेकिन यहां याद रखना इस चीज को, बोरोन और बोरोन के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को ना, भूलना मत। सिग्मा जनरली दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहला वो जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा ही बनता है। लेकिन याद रखना जो आपके बोरोन बोरोन है इनके बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। याद रखना ये वाली बात है ना, भूल मत जाना। और यहां पर देखो इन इलेक्ट्रॉन कैसे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब ये बातें तो हो गई थ्योरेटिकल, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो इतना बड़ा ये थोड़ा ना लिखने बैठोगे, नहीं लिखने बैठ सकते। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपने पास में एक तरीका है। क्या तरीका है, बिल्कुल रामबाण तरीका है भाई, आ जाओ अभी करते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि 14 इलेक्ट्रॉन जो है, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा जी। जिस भी मॉलिक्यूल के पास में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है भैया 3 आएगा। 14 इलेक्ट्रॉन से आप एक बढ़ाते जाओ और 0.5 कम करते जाओ। मान लो किसी के पास 13 इलेक्ट्रॉन आए तो 3 में से 0.5 कम कर दो, 2.5 आ जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर। 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो तो 0.5 और कम कर दो, 2.5 में से 0.5 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन 0.5 कम कर दो, 1.5 आ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन 0.5 और कम कर दो, 1 आ जाएगा। 9 इलेक्ट्रॉन 0.5 और कम कर दो, 0.5 आ जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन 0 कर दो, ठीक है, 0.5 में से 0.5 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई क्या बातें। ऐसे ही 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो भी 0.5 कम कर देते जाओ। 15 इलेक्ट्रॉन तो 3 में से 0.5 कम करेंगे 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन 1.5, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन 1, 19 इलेक्ट्रॉन 0.5, 20 इलेक्ट्रॉन 3 0 सॉरी। तो 14 इलेक्ट्रॉन का आपको याद रखना है। बाकी आप कभी भी ये बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। 0.5 कम करते जाना है, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, 14 से ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, आपको 0.5 कम करते जाना है, ठीक है। अब इनका करते हैं। N2 है जी अपने पास में, एक नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। 2 है अपने पास में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। खत्म हो गया जी, बस इतना ही करना आपको, ज्यादा 1s2 2s2 खेलना ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। सिग्मा स्टार 2 स्टार करना ही नहीं है आपको। N2 प्लस का देखो, N2 प्लस का देखो, एक नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 2 के पास में कितने होंगे, 14। लेकिन प्लस चार्ज है ऊपर, प्लस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को दे दिया, होते तो 14 है लेकिन एक दे दिया तो कितना होगा, -1 कर दूंगा और कितना जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन ही बचे इनके पास में। 13 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। 13 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2.5, बस हो गया बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट। अगला देखो Cn पॉजिटिव का देखो, Cn पॉजिटिव का देखो, कार्बन का कितने होते हैं, 6, नाइट्रोजन के 7, 6 7 कितना होता है, 13, ठीक है। 13 ऊपर प्लस चार्ज है, एक घटा दूं 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 में कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आसान है बिल्कुल, किसी का भी कर सकते हो। एनओ का देख लो भाई, आ जाओ। नाइट्रोजन के 7 प्लस ऑक्सीजन के 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 में कितना, 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 2.5। अगला देखो Cn का देखें, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, कितना हो जाएगा, 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। Cn नेगेटिव, 6 प्लस 7 प्लस 1, नेगेटिव चार्ज तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले रखा है, कितना हो जाएगा, 14 का कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, किसी का भी आसान हो गया, निकाल सकते हो। इजी ट्रिक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस आपको याद होनी चाहिए। याद भी इसमें क्या रखना है, कुछ याद नहीं रखना भाई, इसमें तो कुछ याद नहीं रखना कि 14 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो 3 बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। अब 14 से नीचे आपको करना है तो भी आप 0.5 घटाते जाओ, और 14 से बढ़ाना तो भी 0.5 आप घटाते जाओ, ठीक है, 3 में से। चलो CO जो होगा कार्बन, CO जो है इसका क्या होगा, आप बॉन्ड ऑर्डर देखो। 14 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, 14 इलेक्ट्रॉन में कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर, 3 आता है,
ठीक है, लेकिन CO पॉजिटिव जो है यहां पर थोड़ी गड़बड़ होगी, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना ना, ये जो है उस ट्रिक से नहीं होगा, इसको आप ध्यान में रखना ना। CO पॉजिटिव जो है ये ट्रिक से नहीं होगा, वापस बोल रहा हूं ट्रिक से नहीं होगा ना। CO पॉजिटिव ट्रिक से करके करें तो कैसा होगा, देखो ध्यान से, कार्बन के कितने होते हैं 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं ना कार्बन के। उसके बाद में ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, ठीक है, प्लस चार्ज है मतलब -1 कर दो, 6 और 8 कितनी होगी, 6 7 ही कर लेते हैं माइनस करके, 6 7 13, ठीक है, 13 का कितना होगा, होना तो चाहिए 2.5 होना चाहिए, लेकिन इसका ओरिजिनल कितना आता है 3.5 आता है, इसलिए ये वो ट्रिक से नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बस। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बाकी सारे इससे बन जाएंगे, बाकी सारे जो है वो इस ट्रिक से बन जाएंगे, आपको ये वाला ध्यान में रखना है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि बोरोन और बोरोन के बीच में पहला बॉन्ड ही कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए ना, ये वाली बात भी भाई ध्यान में रखना। यहां ही बता देता हूं, चलो यहां बता देता हूं, C2, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनेंगे यहां पर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, चलो कार्बन कार्बन 6 + 6 कितना देगा 12, और 12 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 आता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब क्या, जितने बॉन्ड आएंगे उतना डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर 2 बॉन्ड ऑर्डर आया मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। चलो तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है, ठीक है भैया 2 आया है। यहां पर जो दोनों बॉन्ड बने हैं, एक ऐसा होना चाहिए एक सिग्मा हो एक पाई हो, ऐसा ही होता है ना कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, ऐसा होता है ना, लेकिन यहां पर ध्यान में रखना कार्बन कार्बन के जो बीच में दोनों बॉन्ड बनेंगे वो दोनों ही पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो बोरोन बोरोन वाला, ठीक है, कि बोरोन बोरोन के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वही क्या बनेगा, पाई बनेगा, ठीक है। ऐसा ही जो कार्बन कार्बन का भी आपको ध्यान में रखना है कि जो दोनों बॉन्ड बनेंगे वो दोनों ही पाई बॉन्ड बनते हैं, याद रखना भाई, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, और ये वाली बात भी ध्यान में रखना कि जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए ना वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आ जाओ अब लास्ट टॉपिक अपना, और वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन और फोन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण बल, ठीक है, किसके बीच में, हाइड्रोजन और फोन के बीच में आकर्षण बल हो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ना। फोन क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन तीनों में से और हाइड्रोजन, इनके बीच में कोई आकर्षण बल हो उसको क्या कहेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे ना। एग्जांपल आपका HF हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। जैसे यहां पर देखो HF है ना, ये HF है, ये भी HF है, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन है ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी आएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ये तो आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये वाला फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन को देखो, इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन को देखो, इस पर क्या है पॉजिटिव, इस पर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लग जाएगा ना। ऐसे ही यहां पर भी एक आकर्षण बल लगेगा, और वही जो आकर्षण बल है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको क्या कहेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो फोन और हाइड्रोजन के बीच में जो आकर्षण बल होगा उसको कहेंगे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 प्रकार हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब क्या है जी दोनों का, इंटरमोलिक्यूल, इंटर वर्ड किसके लिए आता है, ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे 2 अलग अलग देश खेल रहे हो तो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल हो रहा है मैच, ठीक है, और जब इंटरनेशनल, समझ में आ गया, ठीक है। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए वो क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूल। अभी देखते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, HF ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको क्या कहेंगे अपन, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसमें जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर होगी, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर होगी, तो क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एग्जाम्पल इसके और क्या हो सकते हैं, HCN H2O2 और पैरा नाइट्रोफिनोल, इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यहां पर देखो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सारा काम हो रहा है, उसको कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो ये एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर देखो इस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, अंदर ही अंदर क्या हो गया, इन्होंने अट्रैक्शन कर लिया। तो ये क्या है यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है। यहाँ पर एग्जांपल इसके और क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सेलुलोज इसके एग्जांपल हैं जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है फजान रूल, ठीक है, और वो फजान रूल जो है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, उसके अंदर वो मैं समझाऊंगा, इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। यहां पर मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, कल आ जाएगा फजान रूल का जो वीडियो है वो कल आ जाएगा, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो कल देख लेना आप। बाकी मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।